सर मेरा नाम शर्मिष्ठा है और हमने अभी रिसेंटली आरओ का जो पेपर हुआ था सचिवालय में उसको हमने अपीयर किया था। उसमें हमारे क्लास के ही इसी क्लास के ही कम से कम 10 बच्चों ने दिया था। हम 6 महीने से इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। पेपर भी काफ़ी संतोषजनक हुआ हमारा, मगर फिर जब पेपर देकर आए हम लोग तो पता चला कि हम वो पेपर ही लीक हो गया है। एंड सर कल ही न्यूज़ आई है कि वो पेपर कैंसिल हो गया है और री एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी आएगी। सर हम इतनी मेहनत करके 6 महीने साल भर से प्रिपरेशन करते हैं किसी एक एग्ज़ाम की, एंड फिर वो सर पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सर इससे हमारा मनोबल टूट रहा है, हमारा दिल काफ़ी हताश हो चुका है सर। अब सर इससे आगे आप हमारे गुरु हैं, हम ये चाहते हैं आपसे कि आप हमें बताएं कि हम आगे क्या करें, अगला स्टेप हमारा क्या हो, हमारा मार्गदर्शन करें इस बारे में। देखो बेटा, तुम्हारी बात में दम है और ये जो इवेंट हुई है ये अपने में बहुत शर्मनाक है और हमारे स्टूडेंट्स को बेचैन कर देने वाली है, उनको हतोत्साहित कर देने वाली है। हुआ ये कि तुम तो आरओ की बात कर रहे हो। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स के 60,000 पदों पर भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा। आप जानते हो कि उस नौकरी के लिए ग्रामीण अंचल के लड़के ज्यादा उत्सुक होते हैं। नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, गांव के चक्रोट के बगल 4 बजे 5 बजे उठ के सब दौड़ते थे। कितनी मेहनत की, कोचिंग की जैसा संभव था, और इसके बाद एग्जाम में परीक्षा आउट हो। और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी निर्णय लिया कि ये परीक्षा हम दोबारा कराएंगे, और उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन दिया कि ये परीक्षा 6 महीने के अंदर दोबारा कराना। बहुत बड़ा धक्का पहुंचा उन बच्चों के उत्साह पे, उनकी मेहनत पर, और साथ साथ उनके गार्जियन के ऊपर। गार्जियन बेचारे कितना सोचते हैं उनका बच्चा कहीं सेलेक्ट हो जाए। अभी वो दर्द समाप्त ही नहीं हुआ था कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा आरओ और एआरओ का एग्जाम, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों ने उसकी तैयारी की, लाखों के बच्चे, और उन्होंने कोचिंग करके, किताबें खरीद के, रात दिन एक करके, अपनी नींद का बलिदान करके, यहाँ तक कि लोग शादी विवाह में नहीं गए इसी चक्कर में कि उसकी तैयारी कहीं कोई ब्रेक ना हो और परीक्षाएं दी। अपने ही क्लास के 10-12 बच्चों ने परीक्षा दी, और जैसा तुम कह रही हो सभी ने यही कहा, साहब उनके पेपर अच्छे हुए हैं। मैंने भी जब टेस्ट किया तो मुझे मालूम हुआ था इनमें से 2-4 तो हो सकते हैं। लेकिन अचानक फिर एक दुखद खबर आई, वो कि पेपर लीक हो गया। प्रयागराज में ऐसे अभ्यर्थियों ने वहाँ थोड़ा जुलूस टाइप का निकाला, अंततः गत्वा वो भी पेपर निरस्त हो गया। ये अजीब सा खेल, परेशानी तो स्वाभाविक है। आप बेटा जानते हो कि वो जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो पुलिस भर्ती बोर्ड कराता है, वहां भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, गृह विभाग के द्वारा संचालित होता है। और ये परीक्षा जिसकी तुम बात कर रही हो, इसका तो बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है।
सचिवालय की नौकरी हमारे बच्चे इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि देखिए ऐसा है बेटा कि ग्रेजुएशन करते या पोस्ट ग्रेजुएशन करते या परीक्षाओं की तैयारी करते आदमी के 25-26 साल उम्र हो जाती है। माँ बाप कब तक किसको सपोर्ट करेंगे? तो हम भी सलाह देते हैं कि पहले सचिवालय जैसे कहीं की नौकरी पा लो, फिर ना माँ बाप के ऊपर बोझ रहोगे और आर्थिक रूप से आप सबल रहोगे, चाहे जाएंगे। इसलिए आप लोग भी इसका एग्जाम देते हैं। मैं भी जब पहले सचिवालय में मैं सेलेक्ट होकर आया था, तो ये बेटा हुआ तो बहुत गलत। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आजकल जो सरकार है उसका जो जनरल परफॉर्मेंस है बड़ा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जा रहा है, सख्त प्रशासन जिसे कहें। देखिए, हम लोग को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को तो अपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इतने सख्त प्रशासन होने के बावजूद ये पेपर कैसे लिखूं? ये एक गंभीर समस्या है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दो चीजें हैं, आप जानते हो बेटा कि जो लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 यानी 315 से लेकर 323 यानी 323 तक, और उसमें ये भी बताया गया है 315 में कि एक यूपीएससी और प्लस हर स्टेट के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उसका नाम ही है पब्लिक सर्विस कमीशन। विभिन्न प्रकार के पदों के लिए उसमें भर्तियां की जाती। देखिए, एक चीज और जान जाओ प्रोसीजरल की, कि राज्य सरकार जिस विभाग से उनको वैकेंसी जाती है कि सर हमारे यहाँ इतनी जगहें इस साल तक खाली हो जाएंगे, जैसे 24 है शुरुआत है, वो बता देंगे विभाग वाले कि सर जनवरी 2025 में हमारे विभाग में इतनी सीटें खाली रहेंगी। वो एक वैकेंसी का एक लिस्ट अपने संबंधित विभाग में सचिवालय में भेज देते हैं। जैसे तुम लोग तो सबला वाले हो, अब वहां से एपीओ का एग्जाम है मान लिया, तो अभियोजन विभाग से सबसे 75 जिला से कलेक्ट किया जाएगा कितनी वैकेंसी, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं आपके यहाँ दिसंबर 2024 तक, तो ताकि वो पहले ही भेज दें ताकि भर्तियां हो, सीट वैकेंट ना रहे। वो सचिवालय विभाग से कहाँ जाएगा बेटा, क्योंकि एपीओ की जो वैकेंसीज है ये गृह विभाग के अंतर है, तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में जाएंगे। वहाँ एक अनुभाग है 9, गृह अनुभाग 9, वहाँ से डील वो लोग अपना रखेंगे। फिर वहाँ से वो रिक्तियां जाएंगी लोक सेवा आयोग प्रयागराज। अब उनका काम शुरू हो गया। वो क्या करेंगे बेटा, अब इसके अपना शेड्यूल देखेंगे, इसकी परीक्षा कब करानी है, क्योंकि उनको मालूम है पहले हमें फिल्म करानी है, उसके इतने फार्म भरने के पहले वैकेंसी निकालेंगे, लोक सेवा आयोग निकालेगी, इतने दिन का समय देगी 1.5 महीने का फार्म भरने का, इसके बाद कम से कम 1.5 महीना देगी प्रीलिम्स के एग्जाम कराने की, उसके कम से कम 2 महीने बाद का मेंस रखेंगे, और मेंस का रिजल्ट निकलने में कितना संभावित वक्त लगेगा, उसके बाद तब वो इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद रिजल्ट।
तो वो वैकेंसी वो निकालते हैं लोक सेवा आयोग, और उन्होंने बताया ये हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एलिजिबल हों वो फॉर्म भरा बच्चों। फॉर्म भरने के बाद अब फिर वो प्रीलिम्स कराएंगे, प्रीलिम्स के बाद मेंस कराएंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू के बाद जो उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, उन्हीं वैकेंसियों के अगेंस्ट जो वैकेंसी सचिवालय उनको भेजी है वो गवर्नमेंट को भेज देंगे, तो वहाँ आ जाएगा। और उसके बाद सरकार जो है वो उस पर अपॉइंटमेंट जारी करेगी। ये नियम है। एक चीज लेकिन और जानकार लगेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिजल्ट निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी की गारंटी, ये जान जावाजी। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लिस्ट होती है उनकी एक रिकमेंडेशन होती है कि ये सफल पाए गए हैं, उनको नौकरी देना या ना देना ये सरकार का काम, लेकिन 100% मामलों में नौकरी दी जाती है। अब सवाल है, आरओ में इंटरव्यू होता नहीं, ये प्रीलिम्स ही था, प्रीलिम्स का ही पर्चा लीक हो गया। ये पर्चा लीक कहां से? महज ये कहना कि अब 6 महीने बाद से हम फिर एग्जाम दे देंगे, या अभी आज ही खबर आई है कि उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को वहां से हटा के राजस्व परिषद में महत्वहीन पद पर भेज दिया है। इससे क्या भला होगा हमारे स्टूडेंट्स का? क्या होगा? अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश प्रशासन की अक्षमता का प्रतीक है क्या बेटा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 की तरफ ध्यान ले जाओ, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट चैप्टर में, और उसमें ये बताया गया है कि 2 चीजें होंगी जो प्रशासनिक कार्य, खास तौर से आपराधिक प्रशासन में 2 बातें होंगी। पहला है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध हो ही ना, और दूसरा ये कि अगर अपराध हो जाए तो उसका प्रॉपर इंक्वायरी और ट्रायल। तो उन्होंने कहा है अनुच्छेद 50 का जो मतलब है वो ये है कि ये दोनों कार्य अलग अलग संस्थाएं करेंगी, एक ही संस्था दोनों काम नहीं करेगी। अनुच्छेद 50 के अनुसार जो सीआरपीसी 1973 में बनी, उसमें आप देखिए प्रिवेंटिव एक्शन अलग है, और अगर अपराध कारित हो गया तब उसके बारे में प्रावधान अलग। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन देखिए, सेक्शन नंबर 106 से लेके 124 सीआरपीसी में वो प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में बताया गया। 107, 108, 109, 110, ये 4 मुख्य उसमें सेक्शंस हैं, क्योंकि 106 में तो जुडिशरी का काम है, कोई फर्स्ट क्लास का जुडिशल मजिस्ट्रेट हो या कोई सेक्शन कोर्ट हो, वो किसी को कार्मिक करती है 3 साल की सजा तक, वो चाहे तो 3 साल तक उनको बाउंड डाउन कर सकते, तो सदाचारी रहेंगे, गुड बिहेवियर बनाएंगे, वो तो संबंधित हो गया जुडिशरी से। लेकिन 107, 108, 109, 110 ये टोटल एग्जीक्यूटिव का मामला है। इसके बाद और देखो 129 से 132
वो भी प्रिवेंटिव एक्शन है, वो भी अनलॉफुल असेंबली हो गई तो उसे सर्विसर करने के लिए। उसमें लाठीचार्ज का जिक्र है, उसमें आर्म्ड इस्तेमाल का जिक्र है। कुल मिला के वो भविष्य में जो कोई भयानक बड़ा हादसा हो, कोई अपराध हो, उससे निपटने की व्यवस्था, वो प्रिवेंटिव एक्शन है, पुलिस करती है, प्रशासन करता है। 133 से लेकर 148 तक जो प्रावधान हैं वो न्यूसेंस के बारे में है। 137 में पब्लिक न्यूसेंस है। 144 आप जानते हैं कि अचानक कोई बात इतना बड़ा न्यूसेंस होने वाला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है। 144 ए भी आया है, उसमें भी आप देखते हैं कि वो आर्म्स का आप ट्रेनिंग नहीं देंगे और आर्म्स लेकर जुलूस नहीं निकालने देंगे, डीएम को आदेश है उस पर कार्रवाई करने का। 145 में कोई ऐसे मामले जो इमोबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और सोर्सेज ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि भविष्य में कोई बोला। और इसके बाद बेटा 149 से 153 तक जो भी प्रावधान है वो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस है। तो ये सारे जो प्रावधान सीआरपीसी में हैं वो अनुच्छेद 50 के जो पहला पार्ट है टू प्रिवेंट द ऑफेंस उससे रिलेटेड है, इसलिए दिया गया है एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद में आप देखिए कि सारे काम जुडिशरी के आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, चार्जशीट भेजती है कोर्ट में, अब कॉग्निजेंस से लेकर चाहे उनको बेल पर छोड़ें चाहे जेल में रखें, और इसके बाद फिर वो उनका इंक्वायरी करते, ट्रायल करते, इसके बाद उनका फिर अपील है दूसरे सुपीरियर कोर्ट। सवाल है यहाँ पे, अब एक चीज और आप देखते होंगे, ये जो पेट्रोलिंग पुलिस करती है, ये जो पुलिस गश्त करती है, ये क्यों करती है भाई? क्यों करती है? ताकि अपराधी डर जाएं और अपराध न कर सके। एक चीज और, इवन ये तो देश के अंदर की बात है, जो समुद्र हमारे देश की सीमा से लगे वहां भी तो पेट्रोलिंग करते रहते, नेवी हमारी क्यों करती है? उनको कहते हैं तटरक्षक जहाजें, वो यही तो पेट्रोलिंग करते हैं। अभी आपने लाल सागर में देखा कि समुद्री लुटेरों का आतंक आ जाता है, उनको रोकने के लिए वहां भी है। तो प्रिवेंशन इज बेस्ट की ओर अगर इस मामले को लिया जाए तो यहाँ प्रिवेंटिव एक्शन में कहीं चूक हो गई, तभी ये पेपर आउट हुआ। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर जहाँ जहाँ सेंटर होता है वहाँ आयोग का कोई जिम्मेदार अधिकारी लेके जाता है और वहाँ सेंटर में देता है। ऐसा नहीं कि ऐसे वो बाई फोर्स भेज दिया या किसी मामूली फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के साथ भेज दिया वहां चला, फिर कैसे? जो पेपर ये छपाए जाते हैं जिम्मेदार अधिकारी के सुपरविजन में छपाए जाते हैं, हर जगह नहीं छपते, रिकॉग्नाइज वो होते वहीं छपते हैं। तो फिर लीक किसे हो गया, ये एक समस्या है, इस पर गौर करना चाहिए। अभी स्टेटमेंट में आया है हमारे प्रतिभाशाली गौरवमयी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है कि जो इसमें पकड़े जाएंगे वो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे और उनके बाप दादा की संपत्ति को भी हम नष्ट नाबूद कर देंगे। देखो बेटा, पॉलिटिकल वर्डिक्ट एक दूसरी बात, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना है, क्यों करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये एक समस्या है। लेकिन अब ये तो आपके प्रश्न का पहले प्रश्न के पहले भाग का जवाब। दूसरा बात क्या है,
आखिर हमारे हाथ में है क्या? कुछ नहीं। धैर्य यानी पेशेंस और जिजीविषा, ये हिंदी का थोड़ा सा कठिन शब्द है, निरंतर उत्साह युक्त होकर अपने गोल को अचीव करने का अटेम्प्ट। देखो बेटा, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 5। 3 तरह के लोग होते हैं। इसके लिए एक नीति शतक है संस्कृत में, और उसमें इस श्लोक बताया क्या कहा कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भयननी चाहिए, और प्रारब्ध विघ्न वेता विरमन्ति मध्या, और विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, चोत्तम जने प्रारब्ध कार्याणि न त्यजन्ति। तीसरे होने दो, तीसरे तरह के आदमी वो होते हैं जो विघ्नों के डर से कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। अरे 1 लाख लोग बैठते हैं, हम ही वहां सबसे काबिल हैं, वो हो पाएंगे नहीं, लोग है परेशान। ये कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 बड़े उत्साह से शुरू करते हैं। प्रारब्ध विघ्न वेता विरमन्ति मध्या, बड़े उत्साह से कार्य को शुरू करेंगे, लेकिन जहां विघ्न पड़ा वहीं अरे अभी कुछ ना हो। लेकिन उत्तम जन को विघ्न आवे और आवे फिर आवे, लेकिन जब तक हमारा गोल मिल नहीं जाएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा, मेरा कहने का मतलब है, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति न बनो कि विघ्न आया और हिम्मत टूट गया। ये क्या? महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17वीं बार जाकर सफलता में। वो मोहम्मद गोली ने पृथ्वीराज चौहान से कई बार आक्रमण किया। पहली बार तो 1191 में हार गया ना, दूसरी बार सफल हुआ। फिर क्या है? तो हमेशा उत्तम जन की तरह हिम्मत रखो। और एक ही और बता दें, चलते चलते इस दुनिया में आपके सफलता के लिए 2 चीज। नंबर 1, मेहनत करना बहुत जरूरी। कहा गया उद्यमेन सिद्धंत कार्याणि न मनोरथैः, और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही इस दुनिया में सारे काम होते हैं, मेहनत से सारे काम मिलते हैं। अगर सिंह सो रहा हो तो उसके मुंह में खरगोश नहीं चला जाएगा अपने आप, उसे दौड़ के मुंह में लेना पड़ेगा, जानवर तब खाने पाएगा। आपको भी मेहनत से मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि एक और कहावत है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न पौरुषम। भाग्य का भी बड़ा रोल होता है आदमी के जिंदगी में, और वही हमेशा फलवान होती है, ना तो विद्या और न पौरुष। अब आप कहोगी तो अब अजीब तरह दोनों बातें बता रहे हैं, आखिर किसका अनुसरण करें? तो बेटा एक चीज जान जाओ, भाग्य भी उद्यम से बनता है, परिश्रम से बनता है। इसलिए अंत में मेरा कहना आप लोगों से यही है कि ये जो तमाम तरह के विघ्न आए हैं, इनसे मानसिक रूप से ऊपर जाओ, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। एक बात और, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सब इंस्पेक्टर नहीं होता, IPS हो जाता है। पता नहीं कहीं और कोई बड़ी चीज आपके लिए निर्धारित हो, लेकिन वो कब मिलेगा? जब कंटिन्यूटी ऑफ द स्टडी रहेगी और उत्साह रहेगा। खैर, आपने अपनी दिल की कथा हमसे कही, बहुत बहुत